कोई डिस्टर्ब कर रहा है स्लाइड को। ऑप्शन बंद कर दो सर, वो पेंसिल बंद। वाला। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संवैधानिक वेबिनार में आप सभी लोगों का स्वागत करती है। यह जैसा कि मैं प्रत्येक संवैधानिक वेबिनार में स्लाइड के माध्यम से एक डिक्लेरेशन करता हूं, यह मेरा डिक्लेरेशन है। मैं आरसी धीमान, असिस्टेंट प्रोफेसर, यह घोषणा करता हूं यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूं। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूं। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूं। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। एक बार पुनः मैं स्लाइड शेयर करता हूं। जी सर। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। आज के इस 1 मई मजदूर दिवस की तैयारी के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि इस आज की तैयारी में माननीय बादल सिंह बौद्ध जी के द्वारा मुझे काफी मटेरियल बाबा साहब के संबंध में उपलब्ध कराया गया और काफी स्लाइड्स वगैरह भी उपलब्ध कराई गई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं एडवोकेट तजिंदर कुमार वर्धन जी, राष्ट्रीय सचिव प्रभारी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। और संचालन कर रहे इंजीनियर रमेश चंद्र पनगोत्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा।
और भारत देश के समस्त नागरिकों, उपासक उपासिकाओं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं, जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, तो पूरी दुनिया के समस्त व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत देश के अंदर जो हमारे देश के समस्त मजदूर वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में यह जो वेबिनार रखी गई है, इस वेबिनार का मुख्य आकर्षण है रोल ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका मजदूरों के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। What was the role of the Dr. Ambedkar for the welfare of the Indian laborer? इस माननीय बादल सिंह बौद्ध जी के अतिरिक्त जो है, मुझे इस वेबिनार के लिए मजदूरों से संबंधित जानकारी प्रदान करने में शालिनी वर्मा जी, प्रचार सीतापुर जी का भी बड़ा सहयोग मिला है। हम उनके भी बहुत आभारी हैं। और हमारे जो सभी साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जिम्मेदारी से जुड़ते हैं, हम उन सभी लोगों के भी बहुत बहुत आभारी हैं। 1 मई मजदूर दिवस। बाबा साहब अंबेडकर साहब के संबंध में हम आपको बताएं, उससे पूर्व जो है मैं एक बिंदु पे चर्चा करना चाहूंगा। तो मजदूरों की जो स्थिति थी प्राचीन काल में, उसको समझे बगैर हम बाबा साहब के रोल को समझ नहीं सकते। क्योंकि किसी भी डॉक्टर के द्वारा पहले बीमारी को समझा जाता है, फिर उसके बाद उसका उपचार किया जाता है। तो ये जो वेबिनार है 2 भागों में है। एक तो व्हाट वाज द पेनफुल हिस्ट्री ऑफ लेबर, जो मजदूर है उसकी दर्दनाक हिस्ट्री क्या थी, मजदूरों का दर्दनाक इतिहास
ऐसा दर्दनाक इतिहास जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा, कुछ लोग ने हो सकता सुना हो, परंतु ऐसी ऐसी बातें जो आम जनता में नहीं है। तो पेनफुल हिस्ट्री ऑफ इंडियन लेबर, भारतीय मजदूरों की पेनफुल हिस्ट्री, और पूरी दुनिया के अंदर जो मजदूर थे उनकी भी जो है दर्दनाक स्थिति थी। क्या थी? क्योंकि बाबा साहब ने एक एक बीमारी का इलाज किया है मजदूरों की। जैसे एक डॉक्टर एक मरीज की समस्त बीमारियों को डायग्नोसिस करता है और डायग्नोसिस करने के बाद उसका उपचार करता है। तो अगर सिर्फ उपचार की चर्चा की जाए, बीमारियों की न की जाए, तो भी उचित नहीं। तो जो मजदूरों की पेनफुल हिस्ट्री थी, तो अगर हम मजदूरों की पेनफुल हिस्ट्री की बात करें, तो उनकी इतनी ज्यादा समस्याएं थी, इतनी ज्यादा तकलीफें थी, इतनी ज्यादा उनके शोषण थे कि उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काम किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे, हर बिंदु पर उनके लिए अधिनियम बने और प्रावधान बने। तो क्या था? मजदूरों की जब स्थिति थी, क्या था? पहले तो जब औद्योगिक विकास आरंभ हुआ, औद्योगिक विकास के आरंभ होने से पूर्व जो कृषक थे, जमींदार थे, रजवाड़े थे, राजा थे, उनका भूमि की एक एक इंच पर स्वामित्व हुआ करता था, और श्रम क्रय और विक्रय का की वस्तु माना जाता था। जो श्रम होता था वह क्रय और विक्रय की वस्तु माना जाता था, यानी कि जो लेबर था, लेबर वाज कमोडिटी। श्रम को क्रय और विक्रय की वस्तु माना जाता था। मजदूरों को जब क्रेता उनके श्रम को खरीदता था, तो वह मजदूर सहित जो है बिक जाते थे और जो है दास हो जाते थे। अमेरिका की दास प्रथा से सभी लोग अवगत हैं। इसी तरीके से भारत की स्थिति थी। भारत में भी जो राजे, रजवाड़े, जमींदार हुआ करते थे, उनकी जो है उनका स्वामित्व एक एक इंच जमीन पर था। और मजदूरों की जो स्थिति थी वह यह थी कि उनका शारीरिक शोषण होता था, मानसिक शोषण होता था। वह बीमार हो जाते थे, उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे, उनके परिवार के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। मानवर कांशीराम साहब, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, वो अक्सर कहते थे कि चीप वर्क, मजदूरों के संबंध में वो कहते थे कि चीप वर्क, फ्री सेक्स भी हुआ करता था। यानी कि सस्ता श्रम था और सेक्स तो फ्री में। कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के
जो व्यक्ति हुआ करते थे वो करते थे। दिल्ली मनोहर कांशीराम इस बात को अक्सर जो है रेडियो में कोट करते थे, चीप वर्क फ्री सेक्स। अब चीप वर्क क्या था, इतना सस्ता काम लिया जाता था, शारीरिक श्रम उनसे करवाया जाता था और उनको बदले में कम से कम भुगतान किया जाता था। इतना कम भुगतान किया जाता था कि वे लोग जो है उससे पेट भर के भोजन नहीं कर पाते थे। भूखे, कमजोर, दुर्बल शरीर हुआ करते थे, उनको उनके परिश्रम का भुगतान नहीं होता था। मजदूरी मांगने पर उत्पीड़ित किया जाता था, मारा जाता था, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती थी। कोई कानून नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, उनके जीवन की कोई गारंटी नहीं। यहाँ तक कि जो उन जमींदारों के बाग बगीचे हुआ करते थे, उन बाग बगीचों में पेड़ लगाने के लिए, उसमें खुदाई करने के लिए जो है बेगार करवाई जाती थी, बेगारी, जिसके बदले में धन मिलना भी नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं मिलना। और जो है एक व्यवस्था जो और थी, उसको बोलते हैं कि ये जो मजदूर हुआ करते थे, वैसे भी उनको कम भुगतान होता था, परंतु उनके ऊपर जो है जब जमींदार की पत्नियां गर्भवती हो जाती थी, प्रेग्नेंट हो जाती थी। अब जमींदार की पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, कुछ जमींदारों के संबंध में ये बात है जो मैं कह रहा हूँ, जो बुक के अंदर भी है, कि उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती थी तो उसे दूध, दही, मक्खन इत्यादि की व्यवस्था इन मजदूरों के द्वारा, इनके धन से की जाती थी। इनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था। ये लोग जो कम मजदूरी पाते थे, इनके धन से जो है उनकी गर्भवती पत्नियों को दूध है, दही है, मक्खन है, ये जो पौष्टिक चीजें हैं वो प्रदान की जाती थी। ये लोग अपनी गर्भवती पत्नी को दूध, दही, मक्खन नहीं खिला पाते थे, परंतु ये जमींदार की पत्नी को दूध, दही, मक्खन और पौष्टिक चीजें खिलाते थे अपने पैसों से। दिस वाज रूल। इतनी जो है स्थिति खराब थी, इसलिए इनके संबंध में ये कहा जा सकता है कि इन्हें कम मजदूरी दी जाती थी। जब कम मजदूरी दी जाती थी तो इन्हें पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, इन्हें पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए। इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इनकी मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के द्वारा इनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। इनकी जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम ये थी, बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि इनसे काम तो लिया जाता था लेकिन इनको मजदूरी नहीं मिलती थी। अब इनको मजदूरी देने के लिए ये एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट पारित किया गया और इसके माध्यम से उन्हें न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने का प्रावधान किया गया। एक समस्या का एक समाधान।
जो मजदूरी नहीं मिलती थी वो एक समस्या थी, और उस समस्या का समाधान ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के माध्यम से किया गया। माइक के अनम्यूट करें सर, माइक अनम्यूट म्यूट हो गया। तो जो है मैं बता रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के मजदूरों की जो दासता थी उसको दूर किया। पहला तो आपको एक्ट दिखा दिया कि मजदूरों की जो है जो मजदूरी थी वह व्यवस्था जो है सुनिश्चित हुई। दास प्रथा का युग खत्म हुआ और भारत का संविधान जो है जो आया उसने जो है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया, और समान अधिकार के माध्यम से समान कार्य और समान वेतन का प्रोविजन किया। यानी कि जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर जो मजदूरी का वर्गीकरण था उसको दूर किया। स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, समान कार्य में समान वेतन मिलेगा। ये भारत के संविधान के अंदर बाबा साहब ने व्यवस्था की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर कानपुर में हूँ और कोई किसी दूसरी जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, दोनों ही अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, तो दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी है, वेतनमान है, वह इक्वल होगा। एक क्लर्क है, दोनों का स्टेटस इक्वल है, अलग अलग, तो उनका वेतनमान इक्वल होगा। एक स्त्री है, एक पुरुष है, तो उनका वेतनमान इक्वल होगा। जैसे ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट फैक्ट्री के अंदर एक ही काम को दो मजदूर कर रहे हैं, एक स्त्री कर रही है, एक पुरुष कर रहा है, तो पुरुष की सैलरी स्त्री की सैलरी से ज्यादा हो। अगर ऐसा होता है तो समान कार्य समान वेतन का सिद्धांत जो है का वायलेशन हो रहा है। तो ये बाबा साहब ने व्यवस्था संविधान में कर रखी है। बीमारी के संबंध में भी उन्होंने व्यवस्था करी है। इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 होता क्या है कि जो ट्रेड यूनियन का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया, वह ट्रेड यूनियन का अधिकार के माध्यम से जो है, जब ट्रेड यूनियन किसी फैक्ट्री के किसी कारखाने के अंदर जो है इशू क्रिएट करते हैं, वेलफेयर के इशू क्रिएट करते हैं, उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वह विवाद को दूर करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 भी आया। तो जितनी समस्याएं मजदूरों की थी उतनी समस्याओं को दूर करने के लिए अधिनियम आया। काम करते समय जब मजदूर काम करता है, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि मशीनीकृत हो गया,
और मशीनों के साथ जब जो है मजदूर काम करने लगे, श्रमिक काम करने लगे, तो मशीनों के कारण किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटनाएं कारखानों में होने लगी। उसके लिए कंपनसेशन एक्ट लाया गया, क्षतिपूर्ति, ताकि जो है उसके परिवार के लोगों को लाभ, तो जो मृत्यु हो गई है मुखिया की, उसके न रहने के बाद जो है परिवार के लोगों को क्षतिपूर्ति हो सके। काम करते समय किसी व्यक्ति की आंख चली जाए तो उसकी आंख का कंपनसेशन क्या होगा, किसी की यह उंगली कट जाए तो इसका कंपनसेशन क्या होगा, ये वाली कट जाए तो क्या होगा कंपनसेशन, ये कट जाए तो क्या होगा, ये पूरी ये पूरी हथेली कट जाए तो क्या होगा, हाथ कट जाए, एक एक बायोलॉजिकल तरीके से हड्डियों के नाम लिख करके कंपनसेशन एक्ट में पीछे जो है एक सूची बना दी गई है और बताया गया है कि इस अंग के दुर्घटनाग्रस्त होने पे इतना कंपनसेशन दे होगा। इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रयास जो है सफल हुआ है। संविधान के माध्यम से और दूसरे अधिनियमों के माध्यम से मजदूरों की दशा को सुधारने में काफी सफलता मिली। जाति के आधार पर क्या था, जाति के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों का ज्यादा ही शोषण होता था। खास तौर से जो अनटचेबल जातियां थी, उनके उनकी जीवन का कोई भरोसा ही नहीं था। काम करते करते मर गया, उठा के बाहर फेंक दिया, कोई कंपनसेशन नहीं था, उनके जीवन की कोई सुरक्षा नहीं थी। बस उनका एक ही काम था, स्वामी के लिए लाभ अर्जित करना। तो ये जो भीषण समस्याएं थी, उस पर जो है बाबा साहब ने बहुत काम किया और उसका परिणाम ये हुआ कि जो है आज हम लोग इज्जत और सम्मान से काम कर रहे हैं। संक्षेप में हम बात करते हैं बाबा साहब के उन कार्यों की जो कि जो है उन्होंने किए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वाइसराय काउंसिल के मेंबर थे। उस दौरान उन्होंने मजदूर, किसान, महिलाओं के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए, जिनके लिए देश उनका कृतज्ञ है। पहला क्या फैसले लिया बाबा साहब ने, जब बाबा साहब श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो है फैक्ट्रियों में मजदूरों से जो 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था, उसको 8 घंटे में बदला। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था। 24 घंटे में 14 घंटे जिस व्यक्ति पे काम लिया जाए, उसके शरीर की क्या स्थिति होगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि 12 से 14 घंटे काम नहीं लिया जाए, बल्कि इन मजदूरों से 8 घंटे काम लिया जाए, और 8 घंटे बाद अगर काम लिया जाता है तो ओवर टाइम देना होगा। तो ये जो व्यवस्था बाबा साहब ने करी, इसकी वजह से मजदूरों के कार्य के घंटे कम हो गए और उनके शरीर पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था इन कार्यों की वजह से, वो प्रतिकूल प्रभाव कम हुआ। बाबा साहब ने महिला श्रमिकों के लिए मातृत्व लाभ जैसे कानून बनाने की पहल की थी। तो मैटरनिटी जो लॉ बनाया, मैटरनिटी लीव बनाई। मैटरनिटी का मतलब है एक स्त्री जो विवाह के उपरांत प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है, उस अवस्था में उसका और उसके बच्चे का जीवन दोनों ही जो है दोनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की है। अब एक गर्भवती स्त्री जब काम करती है
और उसके लिए कोई मातृत्व लाभ के कोई कानून नहीं है, तो उसे मजदूरी करनी ही करनी है। वो प्रेग्नेंट है तो क्या, काम करेगी तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। परंतु बाबा साहब ने मैटरनिटी लीव की प्रोविजन के लिए पहल करी कि जब कोई स्त्री गर्भवती है तो उस दौरान जो है उससे काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि उस दौरान उसको मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। उस मातृत्व अवकाश के दौरान जो है उसको उसकी सैलरी मिलेगी। इसलिए आज जो है सरकारी जो भी संस्थान है वहां पर मातृत्व अवकाश जो है स्त्रियों को मिलता है, बाकायदा वेतन मिलता है। तो स्त्रियों को ये जो मातृ मैटरनिटी लीव की एप्लीकेशन तो वो दे देती है कि हमें मैटरनिटी लीव चाहिए, आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन इसके लिए जो बाबा साहब ने प्रयास किया इसका पता उन्हें भी होना चाहिए। संक्षेप में बात कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कानून बाबा साहब के प्रयास से बने हैं। एक एक एक्ट है, जैसे हमने कुछ दिखाए भी। बाबा साहब ने 1936 में श्रमिक वर्ग के अधिकार और उत्थान हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। लेबर पार्टी ब्रिटेन में भी है और बाबा साहब ने भी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। लेबर पार्टी को स्थापित करने का उद्देश्य ये था कि जो भारतवर्ष के मजदूर हैं उनके हितों का ध्यान रखना और उनके हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया था। बाबा साहब ने 1946 में लेबर मिनिस्टर की हैसियत से केंद्रीय असेंबली में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण संबंधी एक बिल पेश किया, जो न्यूनतम मजदूरी कानून बना। ये है वो एक्ट, ये है वो एक्ट जो मजदूरों को मजदूरी दिलाने में सहायता करता है। और इसके लिए ये है, ये वाला है, ये तो हिंदू लॉ दिखा दिया मैंने, सॉरी। ये जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है जो बाबा साहब ने 1948 में जिसके लिए प्रयास किया, और ये जो है आज कानून है जो मजदूरों को उनकी मजदूरी दिलाने में मदद करता है। न्यूनतम मजदूरी इतनी तो मिलनी ही चाहिए। जैसे कि शोषण होता था, भाई कोई फैक्ट्री वाला 150 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है, कोई 75 दे रहा है, कोई 200 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है। ये जो मजदूरी में डिफरेंसेस हुआ करते थे, इसको इस बिल के माध्यम, इस एक्ट के माध्यम से खत्म किया गया। और अब न्यूनतम मजदूरी कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए वो इसमें डिस्क्राइब है। परंतु इस एक्ट को जो है 1948 में जो है मजदूरों के हितों में बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो है पास करवाने में मदद करी। पूरा श्रेय बाबा साहब को मजदूरों की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने में जाता है। इसके बाद आता है बाबा साहब ने ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करके सभी यूनियनों को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। ये जो मैंने बताया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो ट्रेड डिस्प्यूट पर भी जो है बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मजदूरों की हड़ताल करने के अधिकार को स्वतंत्रता का अधिकार माना। अब मजदूरों के, चूंकि मजदूर दुर्बल होता है और निर्भर होता है, दो बातें, मजदूर दुर्बल होता है और निर्भर होता है स्वामी के ऊपर, श्रमिक, तो वो अपने हक की बात नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? मान लीजिए कि किसी स्वामी को एक 5 मजदूर रखने हैं, 5 श्रमिकों को नियुक्त करना है। अब इंटरव्यू कमेटी बैठी हुई है और 150 लोग बाहर खड़े हुए हैं। एक पहला वाला आया, उससे कहा गया भाई तुम्हें 500 रुपया मिलेगा।
उसने कहा नहीं, 500 में कम नहीं चलेगा, बड़ी महंगाई हो गई है, कम से कम 1000 रुपया मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, टेक इट और लीव इट, ये 500 दे रहा हूं, इसको आपको लेना है ले लो, नहीं तो छोड़ सकते हो। अब वो सोचता है कि 500 रुपए दे रहा है, हमको 1000 की जरूरत है, हम नहीं करेंगे, चला गया, छोड़ के चला गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आया, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, उसका चेहरा देखा, उसकी हिन बिन दशा देखी, उन्होंने कहा 250 रुपए मजदूरी पे रखूंगा, टेक इट और लिव इट, इसको ले लो 250 रुपए, काम चालू करो, नहीं तो छोड़ दो। अब वो बेचारा हीन दीन दशा वाला गरीब मजदूर है, वो सोच रहा है घर में आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, पत्नी बीमार है, बच्चा बीमार है, छत भी टूटी है, और जो हमारा खेत है वो भी जमींदार के यहाँ कर्जे में दबा हुआ है। ये 250 रुपए में काम चालू कर दिया जाए, टेक इट, और वो 250 रुपए ले लेता है और वो नियुक्त होता है। यानी बार्गेनिंग की स्थिति में मजदूर नहीं है, वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता। टेक इट और लिव इट की फॉर्म, टेक इट और लिव इट का कॉन्सेप्ट प्राइवेटाइजेशन में भी है। जो भारत के नागरिक प्राइवेटाइजेशन का बड़ी जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं, ये वार्निंग उनके लिए है कि आने वाले कल में आपके बच्चों को भी बोला जाएगा कि टेक इट और लिव इट, इसको पकड़ो या छोड़ो। नौकरी के मामले में भी होगा यही, कि नौकरी करनी है तो ये काम करो, और नौकरी नहीं करनी है तो ये कल से आना बंद कर दो। और यही से चीप वर्क फ्री सेक्स का कॉन्सेप्ट भी आगे जाकर डेवलप होता है, जो मानवर कांशीराम साहब ने देश के अंदर मीडिया के माध्यम से जनता को बताया। क्योंकि यहीं पर बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है, और जब हम डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं और मजबूर हैं, तो कंप्रोमाइज भी हमें करना ही होगा। तो जब कंप्रोमाइज करना होगा तो सिर्फ वो जो है भुगतान पर ही नहीं कंप्रोमाइज होगा, वो शारीरिक शोषण में भी बदल जाता है। तो ये जो बार्गेनिंग की स्थिति नहीं थी मजदूरों की, तो उसके लिए उनके पास ये निर्भर थे, कमजोर थे। तो उसके लिए कमजोर लोगों का एक ही रास्ता होता है कि वो यूनाइट होकर ताकत को इकट्ठा करे। और जब वो यूनाइट होते हैं तो कैसे यूनाइट होंगे? ट्रेड यूनियन बनो, सब आपस में इकट्ठा हो जाओ, और इकट्ठा होकर एक ताकत बनाओ, ताकत बना करके स्वामी से बार्गेनिंग करो। तो ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग की स्थिति में होती है। अगर ट्रेड यूनियन मजबूत हो तो वो स्वामी से बार्गेनिंग करती है, और अगर ट्रेड यूनियन कमजोर हो तो दलाली करती है। अपने अपने फायदे के लिए ट्रेड यूनियन के लीडर जो है काम करते हैं, और मजदूरों की स्थिति तो वैसी ही रहती है। परंतु बाबा साहब ने उनको बार्गेनिंग की स्थिति में लाने के लिए ट्रेड यूनियन का भी कॉन्सेप्ट दिया। और ट्रेड यूनियन कैसे काम करती है? हड़ताल भी करती है। भाई जब डिस्प्यूट नहीं सॉल्व हो रहा है, मान लो कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, काम करते समय उसकी मृत्यु हो गई, और उसके संबंध में कंपनसेशन ट्रेड यूनियन बात कर रही है और वो राजी नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ है? तो फिर हड़ताल। हड़ताल को भी बाबा साहब ने वैध कहा, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसको माना। राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन जो हमारा है, ये भी एक हड़ताल भी उसी के अंतर्गत आती है, अभिव्यक्ति है, हमारी स्वतंत्रता है, तो इसको वैध माना। और आदरणीय गांधी जी ने जो है तालाबंदी के अधिकार को विकसित किया, कि जो है स्वामियों को अपनी फैक्ट्री में तालाबंदी का भी अधिकार है। अगर जो है मजदूरों को हड़ताल का अधिकार है, तो फिर जो है इनको
तालाबंदी का भी अधिकार है। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, एक डॉक्टर अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट था मजदूरों के हित में, और एक गांधी जी का था। तो ये जो है मामला था 1938 में, जब बम्बई प्रांत की सरकार मजदूरों के हड़ताल के विरुद्ध ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करना चाह रही थी, तब बाबा साहब ने इसका खुलकर विरोध किया था। तो ये हो गया आपका बाबा साहब के प्रति हमारी कृतज्ञता, क्योंकि बाबा साहब ने मजदूरों के लिए कितना काम किया। अगर इस पर 24 घंटे की इसकी वेबिनार की जाए तब विस्तृत रूप से चर्चा हो सकती है, परंतु संक्षेप में बाबा साहब ट्रेड यूनियन के प्रबल समर्थक थे। वह भारत के ट्रेड यूनियन को बेहद जरूरी मानते थे। वह मानते थे कि भारत में ट्रेड यूनियन अपना मुख्य उद्देश्य हो चुका है। उनके अनुसार जब ट्रेड यूनियन सरकार पर कब्जा करने का लक्ष्य नहीं बनाती, तब तक वह मजदूरों का भला नहीं कर पाएगी। जैसे कि ब्रिटेन के अंदर जो है लेबर यूनियन पार्टी है, लेबर पार्टी जो है सत्ता की तरफ बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ मजदूर मजदूर के नाम पे यूनाइट नहीं है, क्योंकि इनमें जातियां हैं। 6,743 जातियों में मजदूरों को बांट के जातियों में बांट दिया, इसलिए मजदूर शब्द के नाम पे यूनिटी भारत में संभव नहीं हो पाई, जबकि दूसरे देशों में जातियों के अभाव में जो है लोग मजदूरों के नाम पे यूनाइट हुए और मार्क्सवाद वहां पर कामयाब हुआ। बाबा साहब का मानना था कि भारत के मजदूरों के दो बड़े दुश्मन हैं, पहला मानवीय अधिकारों के विरुद्ध विचारधारा फैलाने वाला, और दूसरा पूंजीवाद। पूंजीवाद का दौर फिर आ रहा है भारत के अंदर, जो है कुछ पूंजीपतियों की संपत्तियों में दिन दुना रात चौगुनी जो है वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो है निर्धन आदमी गरीब से अति गरीब होता चला जा रहा है। बाबा साहब का मानना था कि वर्ण व्यवस्था न सिर्फ श्रम का विभाजन है, बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। वह श्रमिकों की एकजुटता और उनके उत्थान के लिए इस व्यवस्था को खत्म करना जरूरी मानते थे। तो वैसे भी द कास्ट इज अगेंस्ट यूनिटी ऑफ अवर इंडिया, तो भारत की एकता अखंडता के विरुद्ध है जातियां। इसलिए बाबा साहब ने कहा था जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं और इनको खत्म करना चाहिए। बाबा साहब का मानना था कि वर्ण व्यवस्था न सिर्फ श्रम का विभाजन है, बल्कि श्रमिकों का विभाजन भी करती है, इसे खत्म कर देना चाहिए। बाबा साहब भारत में सफाई कामगारों के संगठित आंदोलन के जनक भी थे। उन्होंने बम्बई और दिल्ली में सफाई कर्मचारियों के कई संगठन स्थापित किए। बम्बई म्यूनिसिपल कामगार यूनियन की स्थापना भी बाबा साहब ने की थी। अब संविधान में बाबा साहब ने क्या व्यवस्था की? संविधान के अनुच्छेद 41 में बाबा साहब ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से राज्य को यह डायरेक्शन दिया है कि राज्य का यह कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? अनुच्छेद 41 में बताया है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। यानी राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता के मामलों में काम करने, शिक्षा के अधिकार और सार्वजनिक सहायता के अधिकार और अन्य अयोग्य आवश्यकताओं के मामले में प्रभावी प्रावधान बनाएगा। यानी कि इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब ये हुआ कि जो भी राज्य की परिभाषा में आते हैं अनुच्छेद 12 के अंदर केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की विधानसभा और राज्यों की सरकारें, क्षेत्रीय एवं अन्य प्राधिकारी गण, ये सब राज्य हैं और इनकी ड्यूटी है कि ये बेरोजगारी को और वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता के मामले में ऐसे प्रावधान करें ताकि लोगों को बेरोजगारी से निजात मिले, वृद्धावस्था के दौरान जो है उनका जीविकोपार्जन चल सके। जिनके पास धन नहीं है, वह वृद्ध हो गए, काम तो कर नहीं सकते और कोई सहारा नहीं है, तो उनका जीवन कैसे चलेगा? तो ये भी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी है।
बीमारियां ऐसी ऐसी हैं कि जिनका इलाज जो है, जिसमें करोड़ों लाखों रुपया जो लगता है, तो उनके लिए भी जो है बीमारियों की भी व्यवस्था करें। अपंग हो जाए कोई व्यक्ति तो उसके लिए, या ऐसी कोई भी निर्योग्यता उत्पन्न होती तो उसके लिए सरकार का कर्तव्य है कि वह कानून बनाए। आज जो जानकारी प्राप्त हुई मुझे कि जो है, एक अभी जानकारी प्राप्त हुई, पुष्टि नहीं हुई, ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो है राज्यपाल जी के द्वारा जो है कोई पत्र आया है जिसके माध्यम से सभी कॉलेजों को कम से कम 5 टीबी के मरीजों को गोद लेना है और उनके खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था करनी है। तो ये जो है, जो राज्य की लायबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं कॉलेज की तरफ भी ट्रांसफर हो रही है। इस तरीके से ये जो प्रोविजन बाबा साहब ने किया, उसकी वजह से जो है इन मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद मिलती है। अनुच्छेद 42 भी जो है इसमें व्यवस्थित किया गया है, जिसमें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता का उपबंध। अब ये जो अनुच्छेद 42 था, उसमें कह रहे काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी काम मजदूरों से, श्रमिकों से लिया जा रहा है, वह जगह मानवोचित होनी चाहिए, मानव के काम करने के लिए उचित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि बहुत सारे मच्छर ना हो जो काट रहे हैं, पानी ना भरा हो बदबू वाला, है? या कोई ऐसी सीलन वाली चीज ना हो, या ऐसा कोई केमिकल वहां पे ना हो, ऐसी कोई गैस ना हो जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इसलिए काम उस जगह पर मजदूरों से या श्रमिकों से लिया जाए जहां पर उनकी सेहत पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, मानव के काम करने के लिए उचित दशाओं की जरूरत है। ये व्यवस्था की गई जिसकी वजह से लेबर ऑफिसर बनाए जाते हैं। सभी कर्म कारखानों में लेबर ऑफिसर बनाया जाता है। शौचालय की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्था होती है, सफाई की व्यवस्था होती है, और लंच लेने के 10-15 मिनट रेस्ट करने की भी व्यवस्था होती है। तो ये काम करने की जो दशाएं हैं जो है उन्हें उपलब्ध कराई जाए, ये सरकार के ऊपर दायित्व रखा। अब दूसरा जो मैटरनिटी मैटरनिटी सहायता की बात है कि जो गर्भ धारित महिलाएं हैं उनको भी आर्थिक सहायता दिया जाए, चिकित्सकीय सहायता दिया जाए, अन्य प्रकार से सहायता प्रदान की जाए, उसके लिए भी कानून बनाने की जो है जिम्मेदारी सरकार को दी गई। और उसका परिणाम ये है कि आज मैटरनिटी के और मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं महिलाओं को। अनुच्छेद 43, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य सभी प्रकार के कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं सामाजिक और कहने का मतलब है कि इट इज डायरेक्शन टू द स्टेट, राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह खेती या उद्योग धंधों में काम करने वाले जो कर्मकार हैं उनका निर्वाह करने योग्य मजदूरी। अब जीवन निर्वाह करने योग्य मजदूरी का मतलब यह है कि जिस ऐसी मजदूरी
जिसमें उसका जीवन चले डिग्निटी के साथ, उसके परिवार का जीवन चले डिग्निटी के साथ, उसके बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। इतनी मजदूरी चाहिए, सिर्फ मजदूरी नहीं चाहिए, जो जीवन का निर्वाह कर सके, ऐसी मजदूरी की बात करी जा रही है यहाँ पे, जिससे कि उसका जो है जीवन का स्तर में सुधार हो, उसको अवकाश मिले, छुट्टियां मिले। काम की दशाओं के संबंध में बता ही चुका हूँ, और जो सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर है वो भी उसे प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी, राज्य करेगा। और ऐसी व्यवस्था के लिए क्या करेगा? कानून बनाएगा, और उस कानून के माध्यम से ये सारे लक्ष्य को हासिल करेगा। गांव के अंदर जो कुटीर उद्योग है, बीड़ी का और दूसरे पान का, या छोटे छोटे जो उद्योग हैं, उन कुटीर उद्योगों को सहकारी आधार पे या व्यक्तिगत आधार पे बढ़ाने का प्रयास करेगा, यानी गांव के लोगों की भी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए यह प्रोविजन रखा गया है। अब जब जो है छुट्टियों की बात आई, संडे की छुट्टी की बात आई, तो संडे की छुट्टी के संबंध में भी जो है माने बादल सिंह बौद्ध जी ने जो है मुझे जानकारी प्रदान की कि जो है नारायण मेघा जी लोखंडे जी ने जो है संडे की छुट्टी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। इस विषय में बहुत सारे लोगों को जो है जानकारी नहीं होगी, परंतु जो है माने बादल सिंह बौद्ध जी के माध्यम से ये मुझे जानकारी मिली, और मैंने इसे शेयर करना उचित समझा। तो 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर हम बताना चाहते हैं कि भारत में संडे की छुट्टी का कारण ज्यादातर लोग संडे की छुट्टी के को एंजॉय तो करते हैं, और उन्हें लगता है कि हम इस संडे की छुट्टी के हकदार हैं। संडे है, हमें छुट्टी मिलनी चाहिए, भाई हमसे काम क्यों ले रहे संडे को? क्या हमें ये पता है कि संडे के दिन हमें छुट्टी क्यों मिली, और ये छुट्टी किस व्यक्ति ने हमें दिलाई, और इसके पीछे उस महान व्यक्ति का क्या मकसद था, क्या है इसका इतिहास? साथियों, जिस व्यक्ति की वजह से हमें ये छुट्टी हासिल हुई है, उस महापुरुष का नाम है नारायण मेघा जी लोखंडे। नारायण मेघा जी लोखंडे ये ज्योतिराव फूले के सत्य शोधक आंदोलन के कार्यकर्ता थे। तो महात्मा ज्योतिराव फूले जो भारत के राष्ट्रपिता, जिन्हें भारत के देश के लोग कहते हैं, उनके द्वारा जो सत्य शोधक समाज समिति बनाई गई थी, जिसके माध्यम से पूरे भारत देश के अंदर जो है माता सावित्रीबाई फुले और उन्होंने मिलकर शिक्षा की ज्योति जलाई थी, उसी संगठन से जुड़े हुए ये एक जिम्मेदार कार्यकर्ता थे। लोखंडे जी ने जो है हफ्ते में 7 दिन काम करने के जो प्रोविजंस थे उसका विरोध किया, और उनका मानना था कि जो है कम से कम एक दिन जो है छुट्टी मिलनी चाहिए, और संडे के दिन जो है छुट्टी मिलनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजों के सामने 1881 में प्रस्ताव रखा, लेकिन अंग्रेज इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए आखिरकार नारायण लोखंडे जी को इस संडे की छुट्टी के लिए 1881 में आंदोलन करना पड़ा। ये आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता गया, लगभग 8 साल ये आंदोलन चला। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने धैर्य पूर्वक 8 साल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंदोलन चलाया, और आखिरकार 1889 में अंग्रेजों को संडे की छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। यह है इतिहास संडे की छुट्टी का। अब इस संडे की छुट्टी को हम लोग कैसे एंजॉय करते हैं? क्या हम अपने संडे की छुट्टी कभी कभी जो है जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है बलिदान किया और 8 साल जो है
लोखंडे जी ने छुट्टी के लिए लड़ाई लड़ी, छुट्टी का उपयोग समाज के हित में करते हैं? ये एक गंभीर सवाल है, आत्मचिंतन का सवाल है कि हम कितना समय सामाजिक परिवर्तन के लिए देते हैं। हम क्षमता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए तथागत गौतम बुद्ध से के द्वारा जो है जो लड़ाई चालू की गई, और आज जो है भारत के अंदर मनोहर कांशीराम साहब ने इस लड़ाई को लड़ा। आज भारत देश के अंदर बहुत सारे जो है समाज सुधारक और नेतागण इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उसमें हम कितना योगदान कर पाते हैं, व्हाट इज माय कंट्रीब्यूशन, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बात और बताना चाहेंगे, अनुच्छेद 43A तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। इसका मतलब ये है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वह जितने जो उद्योग धंधे हैं उसमें जो प्रबंधन कमेटी है, प्रबंध करती है मशीनों की, सब चीजों की, उस कमेटी में मजदूरों का क्या प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि अगर उनका वहां पे प्रतिनिधित्व होगा तो फिर उनकी बात वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि अगर मजदूर यूनाइट की बात वहां पर पहुंचेगी, और इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो है कानून भारत देश के अंदर जो है बनाए गए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो है मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उनका शोषण रुका, उनके साथ जो चीप वर्क, फ्री सेक्स की जो कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा कृत्य किए जाते थे, उसमें भी विराम हुआ। भारत के अंदर जो बंधुआ मजदूर की व्यवस्था थी वो भी खत्म हुई। उसमें भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है काफी एक्टिव रोल अदा किया, जिसके माध्यम से बंधुआ मजदूरी भी रुकी। भारत के संविधान के अंदर जो बेगार है, भारत के संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है अनुच्छेद 23 रखा गया, अनुच्छेद 24 रखा गया, जिसके माध्यम से बेगार को प्रतिबंधित कर दिया गया, और मानव का जो दुर्व्यापार है, क्योंकि महिलाओं की तस्करी होती थी, मानव का क्रय विक्रय होता था, उसको भारत के संविधान के द्वारा मानव का दुर्व्यापार जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरीके से बेगार को भी समाप्त कर दिया गया। बेगार का मतलब क्या होता है? ऐसा कार्य जिसके बदले में आपको भुगतान न किया जाए। आपसे कहा जाए भाई श्रम दान करो, दान करो श्रम, श्रम का दान करो। दान अपनी मर्जी से होता है, लेकिन वहां पर आपको बोला जाता है कि श्रम दान करो, दैट इज ऑर्डर। दान में ऑर्डर नहीं होता, दान स्वेच्छा से होता है। हमारी मर्जी होगी हम श्रमदान करेंगे, हमारी मर्जी होगी हम नहीं करेंगे, परंतु निर्देश क्या था? श्रमदान करो। तो पूरी बागवानी में श्रमदान होता था, उससे व्यवहार करवाते थे। मजदूरों की स्थिति के संबंध में ये थोड़ा सा चिंतन था। और जो है 1886 में शिकागो शहर में ये जो मजदूर थे, जिनके नाम इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, शहीद हो गए। मई दिवस को जो है ये उनको जो है हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, सलाम करते हैं। ये लोग जोर जुर्म के खिलाफ एक होकर लड़ने के लिए मजदूरों का संकल्प दोहराने का दिन है। दुनिया के मजदूर को एक हो जाने की जरूरत है, परंतु वही समस्या है कि डिवाइड एंड रूल,
फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेजों से पहले इस देश के अंदर 6,743 जातियों में बांट करके यहाँ के जो शोषक थे उनकी नीति थी। जब 6,743 जातियों में भारत के मजदूरों को बांट दिया और उनको ऊंचा नीचा कर दिया, वो कभी यूनाइट ही नहीं हो सकते, क्योंकि एक सीढ़ी जो होती है उसकी स्टेयर्स बराबर पे कैसे आएंगे, एक ऊपर है फिर नीचे है फिर नीचे, उनमें यूनिटी कैसे होगी? वो एक लेवल पे ऐसे ऐसे जरूरत होगी, तो वो तब होगी जब उनमें जातियां खत्म होगी। जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक ना डॉक्टरों का कोई मजबूत संगठन होगा, तो ना मजदूरों का कोई मजबूत संगठन होगा, ना वकीलों का कोई संगठन होगा, ना कोई राजनीतिक पार्टी मजबूत होगी। क्योंकि पार्टी तो एक है, जातियां अलग है। वो एकता तो है परंतु अनेकता है। हम इस तरह से यूनाइट हैं कि किसी भी समय जाति के आधार पर विखंडित हो सकते हैं। तो जब तक हमारे अंदर विखंडन का जो तत्व है जातियां वो रहेंगी तब तक यूनिटी नहीं हो सकती। जातियां एकता में बाधक तत्व है, चाहे राजनीतिक एकता हो, चाहे सामाजिक एकता हो, चाहे धार्मिक एकता हो, चाहे किसी भी प्रकार की एकता हो, जातियां एकता में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, मानवता विरोधी है। यह किसी भी देश, किसी भी दशा में इन्हें जो है उपयुक्त नहीं ठहराया जा सकता। जातियों के कारण जो है हिंसा होती है। तो ये संवैधानिक प्रोविजंस था। बाबा साहब का एक विचार कोट करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि मैं किसी भी देश की उन्नति को, वहां की जो आर्थिक उन्नति है या उसका डेवलपमेंट है, उससे नहीं मापता हूँ। किसी भी देश की उन्नति का पैमाना उस देश की स्त्रियों की प्रोग्रेस कितनी हुई है, इस पैमाने से मैं मापता हूँ कि उस देश के अंदर महिलाओं ने कितनी उन्नति हासिल की। तो ये बहुत अच्छा विचार है। और एक विचार बाबा साहब का और है, जनसंख्या के संबंध में भी इसे कह सकते हैं कि पुरुषों को बच्चा जन्म देने की प्रक्रिया झेलनी पड़े तो कोई भी पुरुष एक से ज्यादा बच्चा जन्म देने को राजी नहीं होगा। अगर पुरुषों को बच्चे जन्म देने हैं तो कोई भी एक से अधिक पुरुष को जन्म देने के लिए, कोई भी एक से अधिक बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि पुरुष जो लेबर पेन है सब बर्दाश्त करना सबके बस का नहीं। ये बात जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में दी। तो बाबा साहब के विषय में यहाँ पर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बाबा साहब जहाँ मजदूरों के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा वर्ग अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग सब मजदूरी, कृषक मजदूर है, मजदूरी है। तो अब बाबा साहब ने अपने लेबर मिनिस्टर के दौरान वर्गों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया और जो है देश के लिए काम किया। तो इसलिए मजदूर दिवस के अवसर पे हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये प्रति बहुत कृतज्ञ हैं और उनको भारत देश के सभी नागरिकों को भारत के भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञ। तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय